नमस्कार। यूजीसी नेट नवंबर 2019 ये 50 क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन के ये 5 क्वेश्चन हैं जिसमें क्वेश्चन दिया है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस हैं होते इजी हैं बट कैलकुलेशंस होती हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज दिया है हमें मेल और फीमेल का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में और डिफरेंट डिपार्टमेंट किसी भी एक इंस्टीट्यूट के। तो सबसे पहले अच्छी तरह देखना होता है डाटा को, उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ द फीमेल स्टूडेंट इन द होल इंस्टीट्यूट। तो एवरेज परसेंटेज निकालनी है। तो ये हमें परसेंटेज दी हुई है, यदि एवरेज निकालनी है सभी को ऐड करो और उसके बाद 6 से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। सो 42 जो ए पार्ट है वो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे पास इसमें क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट। तो इन सभी को ऐड करना है। तो गलती कहाँ पे हो सकती है कि जब आप ऐड कर रहे हैं तो उसमें गलती हो सकती है, अदरवाइज इट इज़ ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। आंसर इज 3310, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल्स इन द सिविल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। सिविल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो परसेंटेज दी हुई है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट निकालने हैं। टुगेदर टू द नंबर ऑफ मेल्स इन द सेम डिपार्टमेंट। फीमेल और मेल का निकालना है, किसका, इलेक्ट्रिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल का। तो इसको करते हैं। तो 35% क्या आएगा, सिविल है हमारे पास 35% 220 और इलेक्ट्रिकल का है 65% ऑफ 360। ऐसे कैलकुलेट करेंगे और मेल का फीमेल का वी विल गेट द आंसर ऑफ, सो 4 इज द राइट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट इन द कंप्यूटर एंड माइनिंग डिपार्टमेंट टुगेदर। मेल स्टूडेंट हैं कंप्यूटर के और माइनिंग डिपार्टमेंट के। तो ये 55% ऑफ 840 और दूसरा क्या आएगा हमारे पास 60% ऑफ 540। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 786 जो है इट इज़ द राइट आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ डीआई जो है वो ये है, व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। तो इसमें नंबर ऑफ फीमेल्स इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट 23% ऑफ 900 और उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट नहीं फीमेल है 44% ऑफ 540। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 207 डिवाइड बाई 198। इसके बाद इसको डिवाइड करिए, सिंपल करिए इस रेशो को। 3 से डिवाइड करेंगे पहले, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 23/22। ये द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स। तो वेन डायग्राम में ऐसे बनाते हैं, कुछ पेन्स के हैं वो पेंसिल्स भी हैं, एंड नो पेंसिल इज शार्पनर। तो शार्पनर का कोई रोल नहीं है। तो इन स्टेटमेंट में देखो क्या है, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, इट कैन बी पॉसिबल। सम शार्पनर आर पेंसिल, कोई कोरिलेशन नहीं है तो बी नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, सम पेन्स आर नोट शार्पनर, सी भी नहीं हो सकता है। तो ए और डी है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, 3 है। इन ए मीटर 100 मीटर रेस ए बीट बी बाई 10 मीटर और 2 सेकेंड। या तो 10 मीटर पहले पहुंच जाता है या 2 सेकेंड का डिफरेंस रहता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे दिया है 10 मीटर के लिए 2 सेकेंड लगते हैं बी को, तो ये इसकी स्पीड होगी। तो इसकी स्पीड होगी तो अब निकालते हैं टोटल टाइम कितना लगता है बी को 100 मीटर को करने के लिए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यदि टाइम निकालना है तो आप डिस्टेंस फॉर स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस 100 है, स्पीड कितनी है हमारे पास 5, तो 20 सेकेंड लगेंगे 100 मीटर को कवर करने के लिए। ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस हमें पता है कितना 100 है और स्पीड हमारे पास क्या, टाइम कितना ले रहा है 20 सेकंड बी ले रहा था तो 2 सेकंड कम ले रहा है। तो 18 सेकंड हुआ तो स्पीड हुई 100/18, बट आंसर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है। तो प्रैक्टिस करिए आप, एक कन्वर्जन फैक्टर होता है 5/18 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। यदि रिवर्स करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में तो 18.5 आएगा। इसको हम करेंगे तो 18 कट के 5 है 20 किलोमीटर, यानी 4 इज द राइट आंसर। Question number 8. During the physical treatment process of a based water, what is the correct order of the following? ये obviously एक साइंस का, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है जिसमें कि पर्टिकुलर रोड्स होती हैं आयरन की, जाला टाइप, जिससे कि ऊपर की गंदगी हो जाती है। और दूसरा सेडिमेंटेशन, मतलब जो गंद है वो नीचे बैठ जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा चीज़ ये आती है कि इसमें केमिकल ऐड किया जाता है, उसको हम
फ्लोकुलेशन कहते हैं। तो उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या फिल्ट्रेशन आ जाता है। तो राइट प्रोसेस या राइट आंसर जो इसमें है दैट इज़ द सेकेंड आंसर है CDAB, CDA और B, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, ये दो हैं स्टेटमेंट, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो ओपिनियन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, स्मॉलर सैंपल के लिए होती है। जैसे इंटरव्यू कंडक्ट करना, जहाँ हम ऐसे रिप्रेजेंट करें किसी क्वालिटी को, आज कोल्ड है, एक सिचुएशन बताई तो कोल्ड कितना टेम्परेचर है, टॉल है तो कितना लंबा है। तो क्वान्टिटिव आते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर ट्रू है, जो भी रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर। 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द CBCS सिस्टम, जो UGC का नया सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या है? तो इसमें देखा जाओ तो ये डी वाली ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, मार्क्स के लिए नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम इसमें चलता है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? क्या है? डी के अलावा सारे हैं। तो देख लीजिए डी किसमें नहीं है, तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। 11th है, बिंड एनर्जी है, इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। यदि ये फार्मूला पता है तो ऑब्वियसली ये क्यूब ऑफ बिंड वेलोसिटी। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पे रो जो है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ए होता है बेसिक क्रॉस सेक्शन बेस एरिया बेस का, और बिंड वेलोसिटी। तो राइट आंसर क्या है? 4 क्यूब। 12th क्वेश्चन, असर्शन और रीज़न, तो इसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द बायो एनर्जी, बायो एनर्जी क्या होती है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ह्यूमन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो साइकिल में जाता है और पेड़ पौधे उसको फोटोसिंथेसिस से यूज़ कर लेते हैं। प्रोडक्शन हैव बीन एक्सक्लूडेड मोस्ट एमिशन इन्वेंट्रीज एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडीज, बड़ा कम करती, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी एंड सिग्निफिकेंटली लेस कंपेयर टू दोज फ्रॉम द कन्वेंशनल, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? बायो एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड की फ्यूजल फ्यूल से, ओब्वियसली डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। तो राइट आंसर क्या? दोनों ठीक हैं, पर ये कोई लॉजिक नहीं है कि जो दूसरा वो पहले की एक्सप्लेनेशन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेड इन बुद्धिज़्म, उसके बारे में है। तो कई स्कूल हैं हमारे, मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी जिसको वेदांता भी कहते हैं, दूसरा हमारा बुद्धिज़्म है। तो इसमें कौन सा किस में है? तो प्रत्यक्षा जो है जो बुद्धिज़्म का पार्ट है, ये 5 हमारे पास क्या है? मीमांसा के हैं, और इसमें 5 हैं। तो राइट आंसर इज़ द प्रत्यक्षा, 4। हाँ, ये बड़ा सिंपल है, बी लोग इसका आंसर है। बी लोग जिसमें कि आप ब्लॉग भी कहते हैं, जिसको कि वेबसाइट की फॉर्म में होता है, आर्टिकल्स को शेयर करते हैं जिसमें कि कमेंट्स आते हैं, और उसके बाद जो वो है रिवर्स ऑर्डर में होता है, यानी कि आज हमने पेश कर दिया, लेटेस्ट वाला सबसे पहले आएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज ए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी बोथ द मेथड एंड द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो ये हमें जानना पड़ेगा किस किस तरह की रिसर्च है। तो जो एथनोग्राफी होती है वो रिलेटेड टू होती है रेसिज्म और कल्चर के अकॉर्डिंग किसी भी एक सोसाइटी के साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। बाकियों में तो फिक्स हमारे पास जो क्वांटिटिव जो डाटा है उस पर बेस्ड होती है, तो उसको हम फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट इज राइट आंसर। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द वैल्यूज़, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ जो होती हैं वो कन्फ्लिक्ट फ्री तो नहीं होती हैं, एक के अकॉर्डिंग कुछ जैसे हिंदू हैं तो उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ डिफरेंट है, मुस्लिम उनके अकॉर्डिंग, क्रिश्चियन है जो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ का है डिफरेंट है। तो कम्प्लेक्सिटीज आर कन्फ्लिक्ट फ्री ऐसा नहीं है, तो कन्फ्लिक्ट हो भी सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में देखिए क्या है, ये बिल्कुल लाइन वेलिड नहीं है। इट कंप्यूट्स द प्रेडिक्ट द रेन व्हेन द वेदर इज क्लाउडी, ये इसमें बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक हैं, तो 4 इज़ द राइट आंसर, ए बी डी सी को छोड़ के। It in which of the international agreement convention protocol are legally binding on the member countries, कौन से होते हैं? तो इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो डी है। डी को समझिए क्या है, यदि हम कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ज़रूरी है, सभी पे अप्लाई है, कई स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं। क्योटो प्रोटोकॉल भी कंपलसरी नहीं है, और उसके बाद हमारे पास मॉनेटरी और पेरिस एग्रीमेंट है। तो पेरिस एग्रीमेंट भी कि ये है कि आने वाले समय में जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। तो इसमें ए और जो सी है ये ज़रूरी है,
बाइंडिंग के लिए, बाकी जो हैं वो बाइंडिंग नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है, इसको देखते हैं। इस स्टेटमेंट में बताया गया है ABCDF 5 लोग हैं। ओके, तो C इज़ द ब्रदर ऑफ D, तो ऐसे कहा गया है C इज़ द ब्रदर ऑफ D's हस्बैंड, तो B क्या है, D's का हस्बैंड है, A उनका फादर है, बताया गया है हस्बैंड एंड द सन ऑफ A, तो ये इतना बन गया। दूसरी स्टेटमेंट आती है F इज़ द डॉटर ऑफ डी, तो ये एफ मैंने नीचे लिख दिया है डॉटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद क्या है सिस्टर ऑफ ई, तो ई क्या ब्रदर है। तो अब इन स्टेटमेंट्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि एफ इज़ द डॉटर ऑफ सी, एफ इज़ द डॉटर ऑफ सी नहीं है, चाचा है। ई इज़ द ग्रैंडसन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। बी इज़ द फादर ऑफ एफ, ये भी ठीक है। देर इज़ वन सन एंड वन डॉटर, ये भी गलत है, वन सन वन डॉटर नहीं, यहाँ पे 2 सन है ए के। डॉटर की बात करें तो एक ही डॉटर है एफ, तो सिंगल डॉटर है, तो ऑब्वियसली हमारे पास बी और डी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा ए सी ई कौन सा है, सेकंड इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजफुल पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन काफ़ी ऐसे होते हैं हमारे पास कंपोनेंट, बट यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इम्पोर्टेंट है कि बेस्ट आपने देना है। तो यदि बेस्ट आपने देना है तो उनमें से देखिए क्या है कि ये सेकंड है बी सी डी, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसी भी क्लासरूम टीचिंग के। 21 क्वेश्चन, मेमोरी, तो इसके बारे में जानिए आप क्या होती है। सीपीयू है, सेकेंडरी में तो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के बीच में रैम काम करती है, रोम काम करती है। तो रूटीन कौन सी यूज़ होती है, तो रोम इसका आंसर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वोल्टाइल होती है, जो लाइट चली जाती है ख़त्म। कैशे फास्टेस्ट मेमोरी काम करती है। डी रैम जो है डायनेमिक रैम की तरह काम करती है, रैम की ही फर्दर टाइप है। एस रैम और डी रैम 2 तरह की रैम्स होती हैं। तो ये जो है, तो राइट आंसर क्या है इसमें, रोम है, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पास क्या है, इन कंडक्टेड एम्पिरिकल स्टडी a research employs a non-parametric test of data analysis and find the statistical arrived at a significant at level 0.5, what is the decision will be wanted thereafter। इसमें तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एम्पिरिकल रिसर्च है क्या है, ये ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट पे मैटर करती है, डायरेक्टली जो एक्सपीरियंस से आते हैं रिसर्चर के। तो इसमें H0 और H नल हाइपोथेसिस क्या है, जहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने मान ली कोई हाइपोथेसिस, बाद में कुछ भी रिलेशन नहीं लिखा, और उसी का उल्टा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो ये है कि हमारे पास H1 और H0 दो पॉइंट्स आते हैं। H0 नल हाइपोथेसिस के लिए, H1 क्या है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए। तो ये जो पॉइंट है ये इसमें A और जो C है वो सही है। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस क्योंकि वो 0 से ऊपर है, एक्सेप्टिंग यानी कि वो 1 से नीचे है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द अनुमाना इंटरफेरेंस एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये कई स्कूल हैं हमारे पास, अद्वैता है, वेदांता है, वेदांता में 6 हैं जिसमें कि प्रत्यक्ष, अनुमाना, शब्द, उपमना, अथर्वती और अनुपलब्धि। ये आदि शंकराचार्य जो थे उन्होंने इस चीज़ को, इस स्कूल को चलाया था। हमारे 4 मठ हैं पूरे इंडिया में या अखंड भारत में, उसके पॉइंट से विशिष्टा तत्व इसके अकॉर्डिंग ये है, श्री रामानुजनाचार्य ने ये चलाया था। और ये भी कह सकते हैं आपने शैव और वैष्णव सुना हुआ है, वैष्णव जो साउथ में उसके लिए था ये। और उसके बाद चारवाका ऐसा था कि जो बिल्कुल ही मानता ही नहीं था, टोटली एंटी सनातना कह सकते हो आप था। तो ये समख्या है एक और मैटर और सोल में जो रिप्रेजेंट करता था। तो चारवाका जो है वो राइट आंसर है इसका। सो चारवाका इज द राइट आंसर। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ बारबल कम्युनिकेशन। तो स्टोरी टेलिंग इसका राइट आंसर है। वैसे यदि हम समझें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है क्लियर, रेलिवेंट, टैक्टफुल, इन्फॉर्मेटिव फ्रेजेस एंड टोन, कंसाइज, इन्फॉर्मेटिव, सारे हैं। तो स्लोगनिंग की बात करें तो ये स्लोगन बनाने से रिलेटेड होता है, जैसे कि जस्ट डू इट है, ये स्लोगन बनाया है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जैसे कि एक अच्छे दिन आने वाले हैं, एक स्लोगन बना था, तो इसके पीछे की कहानी होती है कि उस चीज़ को बना कैसे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाई पिच को यूज़ कर रहे हैं वॉइस को। ये तो एक आप कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल कोई इवेंट है, उसमें आप मोनोलॉगस का मतलब होता है बड़ अपने बारे में बोलना, लगातार बोलना और काफ़ी ज़्यादा देर तक बोलना, उसको मोनोलॉगस कहता है। तो इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्टोरी टेलिंग है, जिसमें कि इफेक्टिव, रैशनल,
दूसरा सुनता भी है। तो राइट आंसर इज़ द फर्स्ट स्टोरी टेलिंग। ये फायरवॉल के बारे में बताया गया है, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली बड़ी सिंपल सी बात है, सर्वर नेटवर्क, फायर वर्ड यहाँ पे गलत है। तो ऑब्वियसली जो फायरवॉल होता है हमें प्रोटेक्ट करता है, सर्वर हो, इंडिविजुअल कंप्यूटर हो, नेटवर्क हो, क्योंकि इंडिविजुअल कंप्यूटर से बनता है हमारे पास नेटवर्क, और नेटवर्क में एक मेन डिवाइस होती है सर्वर। तो सर्वर, नेटवर्क और इंडिविजुअल डिवाइसेस के सेम, तो फायर जो है वो ऑप्शन नहीं है, ABD। सो 4 इज़ द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास स्केल ऑफ मेजरमेंट है, डिस्क्रिप्शन है, तो इसका ऑर्डर क्या है। तो ये इसका ऑर्डर होता है। नॉमिनल क्या होता है, इसमें एक ही है। नॉमिनल में जब ऑर्डर्ड वेरिएबल डल जाते हैं, ऑर्डिनल बन जाता है, तो उसका जो ऑर्डर है ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर है। यदि हम इसको बात करें इसका कैसे जुड़ता है, तो हमारे पास क्या है कि राइट आंसर क्या है, सेकंड इज़ द राइट आंसर। ए का 2 है, ए का 2 है क्लासिफिकेशन ये। और उसके अकॉर्डिंग क्या है, बी का फर्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, एक एक बढ़ता जा रहा है, जिसमें ज़्यादा है तो रेशो में, तो ये फोर्थ इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर competency बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। इसका सीधा है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिशिएंसी। तो बिल्कुल सीधे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो लोकस कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जिसमें कि वो एक एफिशिएंसी है जिसमें कि कम स्ट्रेस हो और ज़्यादा परफॉर्मेंस हो, तो उसकी बात की जा रही है। समटाइम टीचर होते हैं कि बड़े ही स्ट्रेसफुल होते हैं, जिसमें मानते हैं कि टीचिंग में बड़ी मुश्किल है, नहीं बड़े वर्कलोड है, तो ऑब्वियसली उसका कारण ये होता है इनएफिशिएंसी। यदि एफिशिएंट है टीचर है तो उसको ये ऐसे नहीं होगा। इफ़ दैट हैज़ ए लोकस कंट्रोल, इंटरनल लोकस कंट्रोल, तो दैट इज़ इफेक्टिव टीचर। द वन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 28 जो है हमारे पास दो स्टेटमेंट है। Indirect instruction is an approach of to teaching learning in which the process is inquiry, the content involved, the concept and context is a problem. ये एक indirect instruction है। दूसरा है NRT। तो NRT का मतलब होता है नॉन रेफरेंस टेस्ट, कंपैरिजन है, लार्ज ग्रुप के लिए है। तो इसका जो है थर्ड इज़ द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, वो दैट इज़ नॉट राइट। मैच द फॉलोइंग, ये हमारे पास क्या है, वेदांगास एंड सेकंड वन सब्जेक्ट डेल्ट। तो वेदांगास हम मानते थे वेदांता फिलोसफी के लास्ट बुक थी, उससे रिलेटेड है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो किससे रिलेटेड थे, और कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है वो यहाँ पे मेंशन है। तो इसका जो राइट आंसर है जो है वो हमारे पास सेकंड है। सेकंड का मतलब कि ये एटामोलॉजी से रिलेटेड है। छंद जो हैं वो हमारे पास मैट्रिक्स से रिलेटेड है। जो शिक्षा है वो हमारे पास क्या है, फोनेटिक्स से रिलेटेड है। कल्पा जो है रिचुअल से रिलेटेड है। ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन, एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया, मेंटल एप्टीट्यूड। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ पर्सन ए बी इज 3/4 एंड द एजेस ऑफ बी सी इज 4। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें रेशो दी है ए बी की, बी सी की, तो इसको हम कैसे लेके चलें। तो ये हमारे पास ए बी की 3/4 है, बी सी की ये है, और यदि हम x मान लें तो ये क्या हो गया, 3x 4x 5x इज इक्वल टू 40/3। ये एवरेज दी है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्या दी है, एवरेज दी है। तो 3 से गुना किया है, इसको 3 है इसलिए 40 एवरेज दी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, तो b की एज कितनी आ गई, 40 आ गई। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। इनको मैच करिए, बड़ी सिंपल सी बात है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो इनपुट कौन सी, आउटपुट, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसके बारे में क्या बताएं हम। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो कंप्यूटर को इनपुट के लिए यूज़ करती हैं। यदि अल्फान्यूमेरिक डाटा के लिए कीबोर्ड है, वॉइस के लिए माइक है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है इंस्ट्रक्शन के लिए, ये वेबकैम वीडियो के लिए है जो फ़ोटो खींचने के लिए, ये स्कैनर है, और ये आउटपुट प्रिंटर हो गया, मोनीटर से क्या मैंने हार्ड कॉपी निकालनी है तो प्रिंटर है, ये साउंड के लिए है, ये भी हेडफोन है साउंड के लिए, आप सुनने के लिए। बीच में कुछ फैक्ट्स हैं, टच स्क्रीन है जो पेन ड्राइव है, इसको बोथ हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, फोर्थ इज़ राइट आंसर। बड़ी सिंपल सा है कि इनपुट इसमें कौन सी है, माउस है भाई, आउटपुट कौन सा है, मॉनिटर है, मेमोरी कौन सी है, कैशे है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, बिल्कुल सीधे सीधे है। सॉफ्टवेयर कौन सा, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, पाइथन। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वाटर ऑफ ए पॉन्ड इज मडी, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट, व्हाट काइंड ऑफ अनुमाना इंटरफेरेंस हैज़ बीन
यूज्ड इन द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है कि सिर्फ ए ही है जिसके अकॉर्डिंग क्या अनुमान ये सही है। ठीक है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है, अनुमान ही लगाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से होते हैं? तो ये सैंपल हैं, जजमेंट है, कन्वीनियंस, वॉलंटरी, पर्पस, स्नोबॉल, कोटा। तो ऑब्वियसली 3 है, बाकी इसमें नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? क्लस्टर और सिस्टमेटिक जो होते हैं वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सैंपल लेते हैं बड़ी ही लार्ज पॉपुलेशन से। तो वो जो है नॉन प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं जिसमें कि रिजल्ट क्या है, फिक्स नहीं है, प्रोबेबल है, अप्रोक्सीमेशन में है। किसमें? क्लस्टरिंग और सिस्टमेटिक में। तो राइट आंसर इज़ द सेकंड इज़ द राइट आंसर। दो स्टेटमेंट ये दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ सीरियस एसएफएक्स सेंट इवन ए शॉर्ट एक्सपोजर में हैव ए फेटल हेल्थ। बिल्कुल सही है। होमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड एज ए ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल सही है। तो 1 इज़ द राइट आंसर, यानी कि असर्शन भी ठीक है, उसका रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। ये दो स्टेटमेंट और हैं, इसके बारे में देखते हैं। इंटरेक्टिव एंड मल्टीमीडिया सिस्टम प्रोवाइड ए न्यू कल्चर इन टीचिंग एंड लर्निंग। बिल्कुल ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम कन्वर्ट द स्टूडेंट टू सेंसलेस ह्यूमैनिटी। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो नहीं है कि सेंसलेस बना रहे हैं। अब वर्चुअल क्लासरूम में आप जो इंटरेस्टेड है पढ़ने में वो वैसे पढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग है। जिसने नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए कि ये हमारे पास एक है नीरज चोपड़ा, जो अभी गोल्ड मेडल जीते जेवलिन में उन्होंने। तो वो घर में हरियाणा में बैठे हुए तो कैसे वीडियो देखते? ठीक है, तो मोबाइल तो यूज़ सभी कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव के लिए यूज़ कर रहा है, कोई डिस्ट्रक्टिव के लिए यूज़ कर रहा है। इसने घर में बैठ के ही इंटरनेशनल जेवलिन के जो प्लेयर्स थे उनको देखा, उनको समझा और अपने उसको इम्प्रूव किया। तो सेकंड मतलब कहने का मतलब है सेकंड इज़ नॉट द राइट, फर्स्ट क्या है? सही है। तो थर्ड इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके। 36 आइडेंटिफाई द टीचिंग स्ट्रेटजीज विच आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो इसका फोर्थ इज द राइट आंसर, ए सी ई। ए सी ई, बी और डी इसमें नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट में। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ मैसेज एक्सेसिंग। इट इज़ वेरी सिंपल। कैसे इसको करते हैं? सबसे पहले परसेप्ट करते हैं, उल्टा ऑर्डर है बिल्कुल। परसेप्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर उस पर एक्शन अप्लाई करते हैं। फिर दो स्टेटमेंट आ गई। इक्विटी ऑफ द एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इज प्री कंडीशन फॉर अचीविंग द इक्विटी, एंड बिल्कुल सही है। इसका थर्ड आंसर है, स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है? फॉल्स है। इक्विटी इन एजुकेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। हाँ, ऑब्वियसली ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है ये, सो सिंपल। तो हमारे पास सबसे इजी वाला इसमें देखना हो तो मैं जोड़ता हूँ मल्टीमीडिया, ऑडियो विजुअल है। ठीक है। दूसरा सोशल मीडिया को देखें तो नेटवर्किंग जो होती है उसकी वजह से हो पाता है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जुड़ी हुई हैं। अब दो बच्चे हमारे पास, ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्टिंग। आपको क्या लग रहा है? न्यूज़पेपर किसके लिए आएगा? ब्रॉडशीट के लिए आएगा। रेडियो एंड टेलीविज़न किसके लिए आएगा? ब्रॉडकास्टिंग के लिए आएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है? फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। In which of the teaching the teacher's role is more active rather than the being interactive? तो memory level is the right answer, because memory level का ये मतलब ये है आप डेप्थ में स्टूडेंट को समझाते हैं और उनकी मेमोरी क्या है विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटीज़ उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करती है। तो किसी भी क्लासरूम में जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए सो दैट कि स्टूडेंट सोचें और लॉन्ग टर्म के लिए उनकी मेमोरी में वो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे पास दो फिर स्टेटमेंट्स हैं। सब्सटेंस इज ऑलवेज सब्जेक्ट ऑफ ऑल द प्रेडिकेट्स एंड सब्सटेंस इज सेल्फ एग्जिस्टेंस सेल्फ कंसिस्टेंस। ये किसी एक जो अरिस्टोटल था उसकी ये फ़िलोसफी थी, जिसको कहते हैं वो एक दुनिया का ऐसा इंसान था जिसको सब कुछ पता था, बिकॉज वो फिलोसफर भी था, साइंस में भी था, सभी तरह के सब्जेक्ट उसने अंडरस्टैंड किए हुए थे और सभी तरह का उसको एक्सपीरियंस था। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर है सेकंड है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट वो ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये सेइंग है अरिस्टोटल की। 3 पाइप्स हैं, टैंक को फिल करने के लिए 4 घंटे में फिल करती हैं, 2 पाइप 8 घंटे और 12 घंटे लगाती हैं अलग अलग। और बताओ कि तीसरी पाइप अकेली जो हो तो कितने घंटे लगाएगी। तो बड़ा सिंपल सा है, इसको लो मैथमेटिकली मैंने सोल्व किया है। इसको ध्यान से देखना कि मान लेते हैं हमने टाइम टेकन बाय द थर्ड पाइप जो है x आवर्स लगेंगे
और टैंक को फिल करने के लिए फर्स्ट पाइप को लग रहा है 1 घंटे के लिए, यदि हम यूज़ करते हैं उसको 1/8 हिस्सा टैंक का वो फिल कर देता है। सेकंड के लिए लेते हैं तो 1/12 हिस्सा फिल कर देता है। थर्ड को लेते हैं 1/x टैंक का हिस्सा फिल होता है। यदि चारों को लेते हैं तो 1 घंटे में 1/4 हिस्सा टैंक का फिल हो जाता है। ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड का पार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है, चौथा हिस्सा ये बराबर हो गए। इन्होंने ये सारे किए अलग अलग लिए और तीनों इकट्ठे भर के ऐसे कर रहे हैं, दोनों बराबर हुए। 1/x एक साइड लिया मैंने, 1/8 इधर आया, 1/12 इधर आया, इसका एलसीएम लिया, 24 आया, इसे सब्ट्रैक्ट किया, 1/24, इसको रिवर्स कर दिए तो x क्या है 24। तो 24 इसका राइट आंसर है। 4 इज द राइट आंसर। 43 क्वेश्चन क्या है, असर्शन, और फिर वो दे दिए हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोथ फंडामेंटल एंड द अप्लाइड रिसर्च फॉर्मेट हैव बीन प्रमोटेड। तो वो इसका राइट आंसर फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी और उसके बाद उसका रीज़न भी बिल्कुल सही है, और राइट आंसर क्या है, फर्स्ट वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द मैंडेट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के अंडर है। तो यूजीसी क्या है, ये एफडीपी कंडक्ट नहीं करती है, किसी भी एआईसीटी या कह सकते हैं आप कॉलेज का काम होता है। बाकी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, यूजीसी करती क्या है, प्रोवाइडिंग द फंड्स करती है, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द हायर एजुकेशन, ये इसका काम है। इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो राइट आंसर 4 है, ए बी डी ई, सी को छोड़ के बाकी सारे। अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग फिर आया, तो अंडरस्टैंड करिए इसको, कौन सी फिलोसफी किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट वन क्या है, जैनिज्म से रिलेटेड है। ये स्वदवादा जो वर्ड है ये जैन से रिलेटेड है। तो हमारा इसके साथ, और दूसरा अनुपलब्धि, ये ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया था, वेदांता की ऐसे अनुपलब्धि एक उसमें सेइंग्स हैं। तो वो किससे रिलेटेड है, वेदांता, जिसमें कि श्री आदि शंकराचार्य, ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो माने जाते हैं कि इसके परिचित थे। और नेक्स्ट वन इज द वेदांता से रिलेटेड आ गया हमारे पास। और दो बच्चे, एक अपोहा और अभावा। तो अपोहा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अपोहा एक बुक भी है, इसको पढ़ सकते हैं, नॉलेज इन ह्यूमन एंड कोग्निशन। ये इसमें कहा जाता है कि अब एक चीज़ को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पोर्ट को, उसकी करैक्टरिस्टिक से, और उसकी करैक्टरिस्टिक से दुनिया भर के पोर्ट्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ये ऐसी एक बात है। तो ये क्या सही है या गलत है कि किसी एक करैक्टरिस्टिक से उसको ही एक्सप्लेन कर देना, एक आस्पेक्ट को लेना, उससे और भी एक्सपेक्ट, ऐसा कुछ एक डिटेल में अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें कि ये बुद्धिज़्म इसको कहते हैं। तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है ये। और लास्ट में एक ही बचा, वो है भावा, वो क्या है, किसके लिए, न्याय से रिलेटेड है। 46 क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो हमारे पास ये प्रेसी है, प्रेसी के ये क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल फीचर ऑफ द कंसेप्ट इन दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एन इवन रिजल्ट। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हाउ डज ए ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इफेक्टिवली, कैसे इफेक्टिवली रन करती हैं। तो इसका राइट सेकंड है, बाय आइडेंटिफाइंग द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम टारगेट इन द कोलैबोरेटिव मोड। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, द फिलोसफी बिहाइंड द मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज टू। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, इफेक्ट इम्प्रूवमेंट थ्रू ए जॉइंट रिव्यू अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस गोल्स विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम। 49th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड ऑन। तो राइट आंसर क्या है इसका, थर्ड, द पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है, द इन एन MBA ऑर्गेनाइजेशन मैनेज थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो सेकंड इज द राइट आंसर, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका सही आंसर। दिस इज अबाउट द 50 क्वेश्चन विच इज asked in the November 2020. So if you have any query, so give your suggestion or query in the comment box. If you have the suggestion, please also give some words regarding कैसे आपको ये वीडियो लगी, और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली इसमें मुझे बताइए। आपका धन्यवाद, थैंक यू।